अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 15 जिसमें हमने लिपिड्स के एक टाइप असाइल ग्लाइसरोल्स को सीखना है। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें और असाइल ग्लाइसरोल्स को डिफ़ाइन करें, हम ज़रा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे एक नज़र डालते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में जो लिंकेज मौजूद है, जो लिंकिंग बॉन्ड है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है बिटवीन द यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह बिटवीन दी यूनिट्स, बिटवीन दी कंपोनेंट्स या बिटवीन दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो लिंकेज मौजूद है उसको पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लिपिड्स में आ जाएं तो लिपिड्स की ये जो टाइप है असाइल ग्लाइसरोल्स, इनमें भी एक ख़ास टाइप का लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं। एस्टर बॉन्ड होने की वजह से असाइल ग्लाइसरोल्स को एस्टर्स भी बोल दिया जाता है। अब जब हम एस्टर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें केमिस्ट्री में जाके एस्टर को समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में एस्टर एक कैसे किस तरह के कंपाउंड को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में या जनरल भी आप जानते हैं बायो में कि एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिनको अल्कोहल्स बोला जाता है। तो एक जो है वो अल्कोहल हो जाए और एक और ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिन्हें एसिड्स कहते हैं, तो कोई एक एसिड हो जाए। तो जब स्टूडेंट्स एक अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में आम तौर पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूव होने के साथ एसिड और अल्कोहल जो है उनके दरमियान में, एसिड और अल्कोहल के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्डिंग से एक नया मॉलिक्यूल बनता है। उस नए मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एस्टर का। रिपीट करता हूँ इस बात को, एस्टर एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है जो कैसे बनता है वो एस्टर एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से बनता हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, एस्टर का नाम देते हैं। और इसमें आमतौर पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। जब हम असाइल ग्लाइसरोल्स की फार्मेशन को देखते हैं, असाइल ग्लाइसरोल्स की सिंथेसिस को देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही पैटर्न नज़र आ रहा है। असाइल ग्लाइसरोल्स में भी एक अल्कोहल हमें मिलता है और जिसका नाम स्टूडेंट्स जो है वो ग्लाइसरोल है। अब असाइल ग्लाइसरोल में ग्लाइसरोल के साथ जो है एक टाइप के एसिड्स जो है वो कंबाइन होते हैं जिन्हें फैटी एसिड जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, असाइल ग्लाइसरोल्स में स्टूडेंट एक अल्कोहल है और एक एसिड है। तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के रिएक्शन से एक जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स असाइल ग्लाइसरोल। ज़रा दोबारा से गौर करें तो ग्लाइसरोल क्या है स्टूडेंट्स, ग्लाइसरोल जो है वो एक अल्कोहल है और जो फैटी एसिड है वो एक एसिड है। तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे भी क्या रिएक्शन हुआ, एक अल्कोहल का एक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन हुआ। तो दूसरी तरफ भी क्या था, दूसरी तरफ भी यही था कि एक अल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन है और जो कंपाउंड बना उसको हमने एस्टर बोला। यहाँ पे भी एक अल्कोहल का एक एसिड के साथ रिएक्शन है, तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है वो एक एस्टर होना चाहिए। तो ये जो असाइल ग्लाइसरोल बनता है स्टूडेंट, तो फिर ये क्या हुआ बाय डेफिनेशन, या केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम देखें, वहाँ से कंटेंट हम लें केमिस्ट्री से, तो असाइल असाइल ग्लाइसरोल केमिकली ये भी क्या है स्टूडेंट, केमिकली एक एस्टर है क्योंकि ये भी एक अल्कोहल और एक एसिड के रिएक्शन के नतीजे में बनता है। इसको हम सिंपल एस्टर कहने के बजाय हमने इसका स्पेशल नेम दे रखा है असाइल ग्लाइसरोल। और ये जो असाइल ग्लाइसरोल्स हैं दे आर अ टाइप ऑफ लिपिड्स। तो अब हम डेफिनेशन का आगाज़ करते हैं। आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो बुक में या नोट्स में डिफ़ाइन किया गया असाइल ग्लाइसरोल्स को, तो असाइल ग्लाइसरोल्स आर केमिकली एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स, यानी ये एस्टर है जो एक अल्कोहल और एक एसिड के मिलने से बन रहा है। और इनकी अगर अबंडेंस की बात की जाए तो असाइल ग्लाइसरोल जो है ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स में जो मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स वो असाइल ग्लाइसरोल्स, ये इतना अहम तो नहीं लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के कम्बिनेशन से ये जो असाइल ग्लाइसरोल बनते हैं दे आर केमिकली एस्टर्स। अब यही एस्टर्स वाली जो बात है ये एक्सप्लेनेशन में
कंटिन्यू रहेगी कि एस्टर क्या है। एस्टर एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो बनता है, रिजल्ट करता है, बनता है एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। किसके दरमियान में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है? एक अल्कोहल और एक एसिड के रिएक्शन के नतीजे में जो सब्सटेंस जो बन रहा है उसको एस्टर कहते हैं, और इसमें अक्सर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो जो कंपाउंड बना वो एस्टर कहलाएगा, और ये जो प्रोसेस है ये एस्टरिफिकेशन कहलाएगा। तो प्रोसेस का नाम हुआ एस्टरिफिकेशन, और जो कंपाउंड बना वो एस्टर। यहाँ पे अगर हम कहें तो ग्लाइकोल और फैटी एसिड्स की फिर एस्टरिफिकेशन हुई और एक एस्टर बना जिसका नाम है असाइल ग्लाइकोल। स्टूडेंट्स, यही एस्टरिफिकेशन का जो प्रोसेस है अब मैं आपको इक्वेशन की सूरत में समझाता हूँ। यहाँ पे एक ही रिएक्शन, एक ही प्रोसेस मैंने तीन मुख्तलिफ अंदाज से आपके लिए रिप्रेजेंट किया ताकि जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बेहतर तौर पर समझा सकूँ। तो पहले हिस्से में आप देखो तो आर और फिर लाइन जो कि बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, और आगे ओ एच जो है मौजूद है, आर ओ एच। इसमें ओ एच जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें ओ एच लगा हो उनको अल्कोहल से कहते हैं। तो आर जो है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, या आप कह सकते हैं कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। बहरहाल आर ओ एच कलेक्टिवली देखें तो आर ओ एच कलेक्टिवली स्टूडेंट्स ये अल्कोहल है, क्योंकि हम एस्टरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, तो हमें एक अल्कोहल चाहिए और एक एसिड चाहिए। तो अल्कोहल कोई ख़ास लेने के बजाय अल्कोहल का जनरल फार्मूला ले लिया। इसी तरह जो एसिड्स हैं वो एसिड्स कोई से भी हो सकते थे, ऑर्गेनिक एसिड कोई ख़ास ले लेते, लेकिन कोई ख़ास एसिड लेने के बजाय जो जनरल फार्मूला है ऑर्गेनिक एसिड्स का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो ले लिए। इसमें जो COOH है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, और R अगेन कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम एसिड लिख सकते हैं। तो आप इसे फैटी एसिड भी कह सकते थे, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं असल में वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है, और इसके नतीजे में जो सब्सटेंस बनने जा रहा है स्टूडेंट्स उसको एस्टर कहते हैं, और एस्टर्स का जनरल फार्मूला RCOOR है, या आप इसको कंडेंस भी कर सकते हो O को। तो समटाइम्स इसको जो है वो O को अलग अलग लिखने के बजाय इसको RCO2R जो है वो लिख दिया जाता है। बहरहाल डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा आसान है। RCOOR ये एस्टर है, और साथ जो है वो वाटर रिलीज हुआ, तो ये जो रिएक्शन हुआ ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन था। अब इसी को एक और अंदाज से मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अल्कोहल को तो मैंने नहीं छेड़ा, उसी तरह से नीचे लेके आ गया ROH को। जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको सीधा लिखने के बजाय मैंने उसको ओपन कर लिया। ये जो COOH है, इस COOH जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम अगर ओपन करके लिखें तो कार्बन है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है, और एक जो है वो कार्बन के साथ OH लगा है। इसको जब मिला के लिखते हैं तो ये COOH लिखा जाता है, लेकिन अलग करके इस तरह से इसको लिखा जाता है, और साथ इधर जो है R लगाया जा सकता है। तो मैंने उसी RCOOH को यहाँ ओपन फॉर्म में लिख लिया। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अल्कोहल है उधर उसके एक एंड पे OH है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के या फैटी एसिड के एंड के ऊपर एक OH है। तो एक OH से H और दूसरा पूरा OH, यानी यहाँ से अगर हम H ले लें और ये पूरा इस तरफ से OH, तो H और OH क्या है भाई, ये वाटर है। तो H और OH मिलकर वाटर के तौर पे निकल गए, ये वाटर आ गया बाहर। फिर आप देखो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बच गया, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से देखें बचने वाला पार्ट क्या था, RC डबल बॉन्ड, और दूसरी तरफ से क्या पार्ट बच गया है, RO बच गया है, क्योंकि H रिमूव हो चुका था। तो RCO लिख लो, ये RCO लिख लिया, और दूसरे जो अल्कोहल था उससे क्या पार्ट बच गया था, उससे बच गया बच्चे RO। तो O से H अलग हुआ था, तो O ने बॉन्ड बनाना है, लिहाजा अल्कोहल से O जो बचा हुआ है वो कार्बन के साथ यहाँ पे जोड़ दो। तो ये भी एस्टर की ही रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर जो है वो जनरल लिख लिया हमने RCOOR,
और नीचे भी ये एस्टर का ही फार्मूला है लेकिन ओपन फॉर्म में। इसी को एक और अंदाज से आपके लिए रिप्रेजेंट करूं तो अब हमने तीसरी जगह पे क्या कर लिया, ये वही रिएक्शन है, बार बार मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बेहतर तौर पे कंसेप्ट आ सके। अब मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन बदल रहा हूँ। अल्कोहल को मैंने नहीं छेड़ा, उसी तरह से इसकी डायरेक्शन बदल रहा हूँ। जो OH है ये राइट पे लिखने की बजाय मैं इस साइड पे लिख सकता हूँ, और जो R है ये लेफ्ट पे लिखने के बजाय मैं राइट हैंड साइड पे लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैंने OH को लेफ्ट पे ले आया और R को मैंने राइट साइड पे कार्बन के साथ अटैच कर दिया। ये अब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पहले भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही था, साथ इस तरफ से अल्कोहल है। अब ये करने का मकसद ये है ताकि OH आमने सामने आ जाएं और हम आसानी से रिएक्शन होता हुआ जो है वो देख सकें और दिखा सकें। अब OH आमने सामने, एक तरफ से H रिमूव हो जाएगा, दूसरी तरफ से OH, ये मिलकर वाटर इन्होंने बना लिया, वो वाटर अलग। इस तरफ से देखो ये जो है वो हिस्सा बच गया, जो है वो RCO का पार्ट, ये हिस्सा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का बच गया। तो यहाँ से कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन को एक बॉन्ड बनाना है, और इधर से ये O का एक बॉन्ड टूटा क्योंकि H अलग हुआ, तो O को एक बॉन्ड बनाना है। तो इस O को एक बॉन्ड बनाना है, ये O इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये O उस कार्बन के साथ जो है वो लिंक हो चुका। ये भी रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट एस्टर की, ये भी वही रिएक्शन है जो टॉप में हमने इंतहाई सिंपल अंदाज से लिखा, फिर थोड़ा सा उसको ओपन किया एंड देन लास्ट में हमने किया कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ी तरतीब बदली, ओरिएंटेशन बदली, और फिर एक और अंदाज से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखा। आपको इन तीनों इक्वेशन में से जो आसान लगे, जो आपको बेस्ट लगे, वो एक आपने चुन लेनी है। तो अगर आप ये ले लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बुक में भी जो इक्वेशन दी गई है असाइल ग्लाइसरॉल की फार्मेशन के लिए, उसमें उसने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। तो ये थर्ड वन आसान भी है और इसको आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आने के लिए मुझे ये दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करना पड़ा। आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट्स, एस्टर क्या है, एस्टरिफिकेशन क्या है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या हो सकती है, ये समझ लेने के बाद अब हम वापस असाइल ग्लाइसरॉल्स की तरफ जाते हैं और असाइल ग्लाइसरॉल्स के दो जो कंपोनेंट्स हैं उनको वन बाय वन ज़रा जान लेते हैं। हमने कहा कि असाइल ग्लाइसरॉल एक एस्टर है जो कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है। तो हम जानते हैं कि पहले ग्लाइसरॉल क्या है और फिर फैटी एसिड्स की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल है, जैसे एंड के इसके एंड के ऊपर ओल आ रहा है तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये एक अल्कोहल है। और इस अल्कोहल में यानी ग्लाइसरॉल में स्टूडेंट्स 3 कार्बन एटम्स की चेन होती है। 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड हैं, तो तीनों के अंदर एक एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद है, ये आ गए। फिर इन तीनों कार्बन एटम्स के साथ साथ जो है एक एक OH लगा है, एक कार्बन के साथ भी एक OH, दूसरे कार्बन के साथ भी एक आपको OH लगाना है, और तीसरे कार्बन के साथ भी आपको एक OH लगाना है। तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए? 3 हो गए ना, कि 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए, तो लिहाजा ये क्या हुआ, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो जो ग्लाइसरॉल है ये है एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब पीछे रह गए हैं हाइड्रोजन पूरे करने। तो ये देखें, इस पहला कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड्स की कमी है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। दरमियान वाले कार्बन को देखें तो एक बॉन्ड ये हुआ, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, एक बॉन्ड की कमी है, एक हाइड्रोजन इसको चाहिए है 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। फिर आखिरी कार्बन को देखें तो उसने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, एक और 2, तो 2 बॉन्ड्स की कमी है, लिहाजा उसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे। ये मैंने आपके लिए ग्लाइसरॉल ड्रॉ किया, बनाया। ये हॉरिजॉन्टल मैंने बनाया, बुक के ऊपर इसको वर्टिकल बनाया गया, आपकी मर्ज़ी इसको वर्टिकल लें हॉरिजॉन्टल लें, जब कंसेप्ट हो तो जैसे चाहो जिस ओरिएंटेशन पे इसको ड्रॉ कर सकते हो, वही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि इट्स अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो असाइल ग्लाइसरॉल्स हैं ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने हैं। हमने जान लिया कि ग्लाइसरॉल किसको कहते हैं, अब फैटी एसिड्स की तरफ मूव करते हैं। नाम से पता चलता है कि फैटी एसिड्स एसिड्स हैं, और ये कौन से एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स हैं।
ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप जो एसिड्स की है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होती है, जैसे HCl वगैरह हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड वगैरह हो गया, वो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो मिनरल एसिड्स हैं। लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं ये एक एग्जांपल है किसकी, ऑर्गेनिक एसिड्स की, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और नाम भी आपने ऑर्गेनिक एसिड्स में पहले सुन रखे हैं, जैसे पायरुविक एसिड है, एस्टिक एसिड है, फार्मिक एसिड है। तो ये कुछ आपने नाम सुने होंगे, जानते होंगे, वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स आर आल्सो ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर ये ऑर्गेनिक एसिड किस तरह के हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बात की जाए तो फैटी एसिड्स एक ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद है, या आप कह लो कि इनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। किसके साथ जुड़ा हुआ, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ, या कह लो R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ। जैसे ऊपर इक्वेशन हम लिख रहे थे एस्टरिफिकेशन की और उसको समझ रहे थे, तो हमने देखा वहाँ पे कि जनरल जो फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH है। तो जो OOH है इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। और ये किसके साथ जुड़ा है स्टूडेंट्स, R ग्रुप के साथ जुड़ा है। तो जो ये जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, यही फार्मूला है स्टूडेंट्स फैटी एसिड्स का, क्योंकि फैटी एसिड्स भी असल में कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं जिनमें के एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बन चेन के साथ जो है वो कनेक्टेड है। जो हमें फैटी एसिड्स नोन है उनको स्टडी करने पर मालूम होता है कि फैटी एसिड्स के अंदर जो कार्बन नंबर है वो इवन है, और ये रेंज करता है 2 से लेके 30 तक। यानी आपको एक फैटी एसिड मिलेगा 2 कार्बन एटम्स के साथ, फिर 4 कार्बन एटम्स के साथ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। इस तरह से इवन नंबर में कार्बन एटम्स को कंटेन करते हुए फैटी एसिड्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, जो इस वक्त नोन है। हर फैटी एसिड को जैसे मैंने कहा आप एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वही फार्मूला है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है, RCOOH। यहाँ पे R ये है कार्बन चेन या कार्बन टेल या हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन टेल, जो नाम आप इसको देना चाहें सारे नाम चलेंगे। और COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अब हमने जान लिया स्टूडेंट्स के असाइल ग्लाइकोल्स के दो कंपोनेंट्स ग्लाइकोल और फैटी एसिड्स ये क्या हैं। तो इन दोनों को मिला के अब हम समझ सकते हैं कि जो असाइल ग्लाइकोल्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ग्लाइकोल के साथ कितने जो फैटी एसिड्स हैं वो अटैच होते हैं, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर जो है वो 3 तरह की टाइप्स देखने को मिलती हैं असाइल ग्लाइकोल्स की। रिपीट कर रहा हूँ, जो फैटी एसिड है इसको किसके साथ अटैच होना है, फैटी एसिड को अटैच होना है ग्लाइकोल के साथ। अब एक ग्लाइकोल के साथ मैक्सिमम जो है 3 फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं। क्यों मैक्सिमम 3 क्यों अटैच हो सकते हैं, क्योंकि 3 OH जो है वो ग्लाइकोल के अंदर मौजूद है। एक OH वाली जगह पे एक फैटी एसिड अटैच हो सकता है, दूसरे OH वाली जगह पे एक और फैटी एसिड अटैच हो सकता है, या तीसरा फैटी एसिड जो है वो अटैच हो सकता है। तो एक ग्लाइकोल के साथ मैक्सिमम 3 फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं। तो एक अटैच हो तो ये एक टाइप है, 2 फैटी एसिड अटैच हो तो ये दूसरी टाइप है, और 3 के 3 फैटी एसिड्स जो अटैच हो सकते हैं वो तीनों अटैच हो जाएं तो ये फिर एक तीसरी टाइप है असाइल ग्लाइकोल्स की। तो टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइकोल्स में स्टूडेंट्स, अगर एक फैटी एसिड ग्लाइकोल के साथ अटैच हो तो इसको मोनो असाइल ग्लाइकोल कहेंगे। डेफिनेशन भी इसकी यही है कि जब एक ग्लाइकोल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है तो जो रिजल्टिंग सब्सटेंस है जो असाइल ग्लाइकोल है उसको मोनो असाइल ग्लाइकोल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, और इसका एक और नाम भी है वो है मोनोग्लाइसराइड। मोनो असाइल ग्लाइकोल बोलो या मोनोग्लाइसराइड बोलो, एक ही बात है। अब इसकी इक्वेशन को ज़रा समझ लें, उसी तरह से जैसे आपको ऊपर समझाया एस्टरिफिकेशन में,
ये ग्लाइसरॉल का मालिक्यूल हो गया और इसके साथ एक फैटी एसिड को अटैच करना है क्योंकि हम मोनो ग्लाइसराइड बनाने जा रहे हैं। तो एक फैटी एसिड और बीच में आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। तो एक OH के साथ जो है रिएक्शन होगा, एक जो फैटी एसिड मालिक्यूल है उसकी तरफ से OH का, या H और OH मिलकर वाटर की फॉर्म में जो है ये रिमूव हो गए, और ये जो पीछे वाला जितना पार्ट है COR, ये इधर O के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी दो H अब उसी तरह से मौजूद हैं। ये जो मालिक्यूल बना ये मोनो असाइल ग्लाइसरॉल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताइए मोनो असाइल ग्लाइसरॉल में कितने फैटी एसिड्स लगे हैं, तो आप कहेंगे जी एक फैटी एसिड लगा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मोनो असाइल ग्लाइसरॉल में और कितने फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे जी इसमें दो और फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं क्योंकि अब भी दो OH ग्रुप जो है वो मौजूद हैं। तो मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल के साथ हम दो और फैटी एसिड्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। अगर एक और फैटी एसिड अटैच करें तो मोनो असाइल ग्लाइसरॉल कन्वर्ट हो जाएगा डाई असाइल ग्लाइसरॉल में। तो आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किस तरह से मोनो असाइल ग्लाइसरॉल को डाई या ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपली फैटी एसिड्स जो हैं वो अटैच कर देने हैं। एक अटैच करना है अगर आप डाई बनाना चाहते हैं, यानी एक तो पहले से लगा हुआ है ना, तो एक और अटैच कर दें तो डाई बन जाएगा, और तीसरा भी अटैच कर दें तो ट्राई बन जाएगा। तो एनीवे ये MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। डाई असाइल ग्लाइसरॉल, नाम से पता चलता है कि इसमें ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ दो फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं, और इसको डाई असाइल ग्लाइसरॉल की जगह डाई ग्लाइसराइड भी बोल सकते हैं। इक्वेशन को आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये ग्लाइसरॉल का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। देन आप देख सकते हो कि ये एक फैटी एसिड अटैच हो रहा है और ये साथ दूसरा फैटी एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, बीच में प्लस का साइन भी आपको दोनों जगह पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से दो वाटर के मालिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये O के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास डाई असाइल ग्लाइसराइड या डाई असाइल ग्लाइसरॉल का जो मालिक्यूल है वो फॉर्म हो जाएगा, डाई असाइल ग्लाइसरॉल या डाई ग्लाइसराइड। यहाँ पे इसके नाम को थोड़ा सेट कर लेते हैं। डाई ग्लाइसराइड इसको कहना चाहिए, असाइल यहाँ से हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स डाई ग्लाइसराइड या डाई असाइल ग्लाइसरॉल। अब तीसरी टाइप की तरफ अगर हम मूव करें तो ये है ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। इसमें नाम से पता चलता है कि एक ग्लाइसरॉल के साथ मैक्सिमम 3 फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं, और तीनों अटैच कर दिए जाएं तो रिजल्टिंग जो मालिक्यूल है वो ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल कहलाएगा या ट्राई ग्लाइसराइड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी तरह एक ग्लाइसरॉल का मालिक्यूल, उसके साथ अब 3 फैटी एसिड्स अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन में 3 जगह आपको प्लस जो है वो नज़र आ रहा है, तो 3 फैटी एसिड्स अटैच होंगे, और जो रिजल्टिंग मालिक्यूल है स्टूडेंट्स वो कहलाएगा स्टूडेंट्स ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल या ट्राई ग्लाइसराइड। तो अगेन यहाँ से असाइल हटा देते हैं क्योंकि नाम जो होना चाहिए वो ट्राई ग्लाइसराइड या ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। तो ट्राई ग्लाइसराइड ये बन गया, और 3 वाटर के मालिक्यूल्स यहाँ पे रिमूव होंगे। जैसा आप देख सकते हो 3 जगहों से 3 वाटर के मालिक्यूल्स रिमूव हो गए। अब ये जो ट्राई ग्लाइसराइड बना है, इस ट्राई ग्लाइसराइड को गौर से देखो तो क्या आपको इसमें कोई OH मिल रहा है बचा हुआ? इसमें O तो है लेकिन कोई OH नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, क्योंकि ट्राई ग्लाइसराइड में किसी तरह का कोई और OH नहीं है, तो इसके साथ कोई और फैटी एसिड अटैच भी नहीं हो सकता। जितने वो 3 OH ग्रुप्स थे ग्लाइसरॉल के वो सारे ऑक्यूपाइड हैं उन तीनों जगहों पे, जहाँ पे पहले OH 3 लगे हुए थे, अब तीनों जगहों पे 3 फैटी एसिड जो है वो अटैच हो चुके हैं। फर्दर कोई चार्ज बेयर करने वाला OH ग्रुप नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है ना, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव भी हो सकता है।
तो पीछे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो OH ग्रुप इन जनरल हम कहते हैं कि ये चार्ज बेरिंग ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हट भी सकता है, तो कोई चार्ज बेरिंग ग्रुप नहीं है। इस बात को मैं और थोड़ा वजाहत से आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे ख्याल से आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो ना, ये मोनो असाइल ग्लाइसरॉल है, इसमें 2 H लगे हुए हैं ना, अभी भी ग्लाइसरॉल के साथ बाकी हैं। अगर 2 OH में से ये H जो है वो अलग आ जाए, रिमूव हो जाए, और यहाँ से भी ये H जो है वो अलग हो जाए, अब भी ये मोनो असाइल ग्लाइसरॉल है, लेकिन इसमें चार्ज आ चुका, ये यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ चुका, यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ चुका। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मोनो असाइल ग्लाइसरॉल जो है ये न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल नहीं बोल सकते, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज मौजूद है। इसी तरह डाई ग्लाइसराइड में देखें, एक OH बचा है, तो यहाँ से अगर ये H जो है वो हट जाए तो स्टूडेंट जो O है उसके ऊपर माइनस का चार्ज मौजूद होगा, तो लिहाजा डाई ग्लाइसराइड को भी हम नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। लेकिन ट्राई ग्लाइसराइड में देखें तो कोई H बचा ही नहीं है हटने के लिए, कोई OH ही नहीं बचा, लिहाजा कहीं पे भी माइनस का चार्ज नहीं आएगा। क्योंकि माइनस का चार्ज नहीं आएगा, लिहाजा जो ट्राई ग्लाइसराइड है ये न्यूट्रल रहेगा। यही वजह है कि ट्राई असाइल ग्लाइसरोल्स को हम न्यूट्रल फैट्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें जो कंसेप्चुअल थी आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लिपिड्स की नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।